हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में 2020 का जो सेट है अंसाल का उसको कराऊंगा और उसमें भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को करा रहा हूँ 2020 का। और 2020 का जो सेट है वो 348 WG है। 348 WG ये सेट का नाम है। 348 WG इसको यही सेट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लंबा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि समय कम लगे, लंबा वीडियो हो जाने पे काफी स्किप करते हैं लोग। क्वेश्चन पूछा कि लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। दूसरा का क, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि दूसरा का क कह रहा है तो इसका परिभाषा क्या है कि मनुष्य के लिंग सूत्रों पर लिंग निर्धारक जीन के साथ साथ, जैसे 23वां नंबर जोड़ा का जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है उनके साथ साथ कुछ ऐसे जीन होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों के साथ संलग्न रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं, 19 गुणसूत्रों पे जुड़े रहते हैं जो दैहिक लक्षण के लिए, मतलब बाह्य लक्षण के लिए वो निर्धारित करते हैं। बाह्य लक्षण को जीन होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ संलग्न रहते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। दैहिक लक्षण का मतलब ये होगा कि हमारा हाइट कैसा होगा, हमारे आंख का कलर कैसा होगा, हमारा बाल कैसा होगा, ये दैहिक लक्षण है। तो इनको निर्धारित करते हैं। इनके द्वारा नियंत्रित लक्षण को, जो लक्षण ये नियंत्रित करते हैं कि लंबाई कितना होगा, चेहरे का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, तो लक्षण को लिंग संलग्नी लक्षण या गुण कहते हैं। अब इसमें इसी के साथ पूछा है कि मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो मानव में पहला वर्णांधता हो गया, वर्णांधता लिंग संलग्न गुण है, और दूसरा जो है हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है इसके 2 लिंग संलग्नी लक्षण है, गुण है। सॉरी, लक्षण को या गुण को एक ही चीज होता है। अब दूसरा पे आते हैं ख पे। ख में कह रहा है कि पुनरुत्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन 2 जंतुओं के नाम लिखिए। पुनरुत्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन 2 जंतुओं का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, चूंकि इस पे स्टार लगा है, ये पहले चैप्टर का है, वो निकाल दिया गया है और ये बहुत आसान भी चीज है। हाइड्रा में और ईस्ट में पुनरुत्भवन द्वारा जनन होता है, तो इसको नहीं देखेंगे, गौ देखेंगे। दूसरा का गौ कह रहा है कि किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए। तो ये जो हमारे पिछले भाग 1, इसका जो भाग 1 वीडियो है 19 वाला, उसी में इसको करा चुका हूं कि आभासी फल कौन कौन से हैं, वहां पे देख लीजिएगा। गौ करा चुका हूं पीछे। अब घ देखा जाए। घ कह रहा है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय परागण में होता है वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला। वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला, ये 2 ऐसे पौधे हैं जो जलीय परागण करते हैं। अब इसका अंग कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। अंग, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। इसमें देखो, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत ही सिंपल। 2019 का भी देखा आपने, बहुत सिंपल है। 2020 का भी देखो कितना सिंपल पूछा जा रहा है, रिपीट भी कर दे रहा है आवासीय फल को लेके। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। तो थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि परिवार नियोजन की 2 ही अस्थायी विधि होती है। एक पुरुष नसबंदी होता है, और दूसरा होता है स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी। इसको नलबंदी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष में वृषण कोष से जो आगे आता है शुक्रवाहिनी, उसको काट के बांध दिया जाता है, अस्थायी विधि है। महिला में क्या होता है, स्त्री में, कि जो अंडवाहिनी होता है उसको दोनों ओर काट के बांध दिया जाता है, तो यह अस्थायी विधि होता है। तो अब ये पहला सेट कंप्लीट हुआ WG।
अब WH पे आते हैं। दूसरा सेट जो है WH का है। WH दूसरा सेट है। इसमें दूसरा का जो क्वेश्चन पूछा गया है WH में 2020 का ही है। इसमें पूछा गया है कि वृषण के दो प्रमुख कार्य बताइए। दूसरा के पूछा गया है कि वृषण के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि वृषण से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा कार्य क्या है? वृषण से नर हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो प्रमुख कार्य दो हो गया इसका। पहला, वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा कार्य क्या है इसका? कि वृषण से नर हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। पूछा जाता है कि नर हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर हार्मोन है। तो वृषण के दो कार्य हो गए। अब दूसरा कह रहा है कि सहप्रभाविता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि सहप्रभाविता क्या है। यह भी लंबा है। देखिए, आप देखे होंगे कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेके एक साथ जब संकरण कराया जाता है तो अगर दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेके एक साथ संकरण कराए जाते हैं और दोनों के ही लक्षण एक साथ सम्मिलित रूप से F1 पीढ़ी के संतान में प्रकट होता है तो उसको सहप्रभाविता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी आप देखेंगे कि AB में दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं। एंटीजन A और एंटीजन B होता है और दोनों एक साथ अपना लक्षण AB बनाता है, ग्रुप AB बनाता है, तो वहां भी करता है। फिर एंडोलुसियम मुर्गों में, गाय में, गुलाबास में, स्नैपड्रैगन जिसको गुलाबास कहा जाता है, उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो ये लंबा चैप्टर क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ता है। अब अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं सहप्रभाविता क्या है, तो चूंकि ये 2 नंबर में भी आता है तो वहां पे भी मैं लिखवा दूंगा। अगर नहीं लिख पा रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको लिख दे रहा हूं, लिख के फिर भेज दूंगा आपके पास, पूरा डिटेल कर दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। अब ग जो है ख हो चुका है। ग, दूसरे का ग देखिए। गौ कह रहा है कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद के एक गुरु बीजाणु जनन जो होता है वही एक बीजाणुक विकास होता है। जो मादा होती है उसमें जो है गुरु बीजाणु के निर्माण जो है वही एक बीजाणुक विकास कहलाता है। तो ये आप लिख दे रहा हूं, छोटा है ये। मादा में गुरु बीजाणु का निर्माण एक बीजाणुज विकास कहलाता है। एक बीजाणुज, मादा में गुरु बीजाणु निर्माण एक बीजाणुक विकास कहलाता है। अब जो इसका घ है, घ कह रहा है कि डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। डीएनए और आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का, डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो आप देखो कि सबसे पहले अंतर क्या होता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोज
शर्करा होता है और इसमें राइबोज शर्करा होता है, शर्करा पाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो थाइमिन पाया जाता है। इसमें जो है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन पाया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो दो आरएनए में दो रासायनिक अंतर क्या हो गया कि इसमें आरएनए और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में जो दूसरा अंतर है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन पाया जाता है और इसमें जो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? जो अमिताभ है, मतलब अमीबा का जो रोगी है, अमीबीय रोगी, वो कैसे होता है? और दूसरा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्केरियोसिस कैसे होती है। तो इन दोनों का भी अंतर देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसको देखते जाएंगे, एक मिनट में ये याद होने वाला भी है। तो आपका 5 नंबर तो 100% फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर कटेगा भी नहीं। अमीबियता किससे फैलता है? तो अमीबियता जो है, आप जानते हैं कि ये घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलता है। अमीबियता जो है, अमीबता रोग जो है कैसे फैलता है? तो ये फैलने के कारण क्या है? घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खियां, इससे फैलता है, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलता है। आज दूसरा है एस्केरियोसिस, ये किससे फैलता है? तो ये जो है दूषित जल, मिट्टी, दूषित भोजन, जल, वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी खा जाते हैं, तो मिट्टी से भी ये फैलता है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5% एक नंबर में, जो 5 नंबर 100% मिलना ही मिलना होता है आपका। अब इसका जो अगला है सेट, उसको देखते हैं। हाँ, अगला सेट है WI। अगला सेट है WI देखते हैं क्या है। WI में पूछ रहा है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो मैंने ये पहले भाग में बता चुका हूं कि अनिषेक जनन क्या है, इसको आप वहां से देख लीजिएगा। फिर देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा रिपीट हो रहे हैं सब कि आप अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 100% बोर्ड में आ जाएगा। बोर्ड में आना ही आना है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसको किसने खोजा? मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसको किसने खोजा? तो जो आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक ट्राई गुणसूत्र का रोग होता है। डाउन सिंड्रोम, ये ख नंबर का है, डाउन सिंड्रोम, इसी को मंगोलिता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिता कहते हैं। और इसकी खोज मैं पीछे भी बता चुका हूं, पीछे भी आया था कि ट्राइसोमी का रोग 2n+1 इस नाम से वहां पे पूछा गया था कि ट्राई सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी होता है वो कौन सा रोग है, और 21वें नंबर गुणसूत्र पे। तो ट्राइसोमी जो होता है 21वें नंबर गुणसूत्र पे स्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिता कहते हैं।
डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियता कहते हैं। और इसकी खोज पूछा कि खोज किसने किया, तो खोज जो है लैंगडॉन डाउन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, लैंगडॉन डाउन ने किया था। खोज जो है लैंगडॉन डाउन। देखो वही चीज रिपीट किया है ना, वहां पे पूछा है कि ट्राइसोमी के रोग, और यहां पे पूछ रहा है कि मंगोलिज्म या मंगोलिज्मा क्या है, इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है या मंगोलिज्मा क्या है, तो डाउन सिंड्रोम को ये मंगोलिज्मता कहते हैं। किसने खोजा था, तो लैंगडॉन डाउन ने खोजा था। मंगोलियाई जड़ता क्या है, क्वेश्चन पूछा कि मंगोलियाई जड़ता क्या है, और इसे किसने खोजा था, तो मंगोलियाई जड़ता को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और इसकी खोज किसने किया, लैंगडॉन डाउन ने किया। तो ये भी कंप्लीट हो गया। गौ पूछ रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखो ये भी बहुत आसान है। सेब जो है निषेचन के पश्चात से, अगर सुन लो कि किसको हम असत्य फल कहते हैं, किसको सत्य फल कहते हैं, जिस फल का निर्माण पुष्पासन से न होकर अंडाशय से होगा, तो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, और जिस फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होगा उसको असत्य फल कहते हैं। आप याद रखिए कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसको सत्य फल कहते हैं, और जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है, अंडाशय से नहीं होता, पुष्पासन से, उसको असत्य फल कहते हैं। तो सेब का निर्माण जो है, आप यहां लिख सकते हैं कि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे आभासी फल कहते हैं। अब ये कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो अगर ये सेब में पूछ रहा है कि सेब में किस फल का निर्माण पुष्प का कौन सा भाग करता है, तो सेब में तो पुष्प का जो फल का निर्माण जो होता है वो पुष्पासन से होता है, लेकिन सत्य फलों में, इसके अलावा सत्य फलों में जो सत्य फलों में जो है वो अंडाशय से होता है, अंडाशय से। तो ये पूछ रहा है कि फलों का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। केवल सेब में, नाशपाती में पुष्पासन से होता है, जिसके कारण उसको हम असत्य फल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि डीएनए में एक द्विरक्षी डीएनए में 20% साइटोसिन है। एक क्वेश्चन है कि यदि एक द्विरक्षी डीएनए में 20% साइटोसिन है, यानी साइटोसिन की मात्रा दे रहा है 20% है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो डीएनए में मिलने वाली एडेनिन की प्रतिशतता का गणना कीजिए, इसी को निकालना है। सिंपल चीज है, आप जानते हैं कि एडेनिन बराबर होता है थायमिन और साइटोसिन बराबर होता है ग्वानिन। अगर हम आपको यहां से निकालना चाहें कि अगर परसेंटेजता पे 100% पे निकाल लें हम, तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, यानी यहाँ पे 20% साइटोसिन है तो 20% ग्वानिन होगा। अब जो हम यहां से देखेंगे कि एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन बराबर 100 अगर हम मानते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो एडेनिन की मात्रा हमारे पास कितना हो गया, साइटोसिन हमारे पास 20% है, 20 है, प्लस ग्वानिन हमारे पास कितना है 20 है, बच गया थायमिन प्लस एडेनिन। ऐसे कर दें तो ये हमारे पास एडेनिन और थायमिन दोनों बराबर होते हैं, तो इसको 2a मान लो और ये दोनों जोड़ लो, कितना हो गया 40। तो अब इधर हो गया 100। अब इसको यहां पे ले लो, बराबर इसको इधर लेकर जाओ तो हो जाएगा 100 माइनस 40, तो बराबर कितना हो जाएगा 60। अब ये दूठ हुआ है कौन कौन, एडेनिन और थायमिन। तो अब हम यहां से अगर एडेनिन निकालते हैं
तो ये 60/2 हो जाएगा और एडेनिन की मात्रा हो जाएगी 30%। तो एडेनिन बराबर होता है किसके? थायमिन के। तो थायमिन का भी मात्रा हो जाएगा 30%। तो एडेनिन की मात्रा पूछा है तो एडेनिन की मात्रा कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, 30%। इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। अब एक इसमें से एक और क्वेश्चन है, जैव प्रबलीकरण से का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो ये चैप्टर से निकाल दिया गया है। आज के लिए इतना ही। फिर इसमें के शेष जो भाग है वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद।